हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे स्टेटमेंट एंड एजम्पशन के फर्दर कुछ क्वेश्चंस। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में स्टेटमेंट एजम्पशन एंड कंक्लूजन के थ्योरेटिकल पार्ट को एक्सप्लेन किया था। सो आज हम देखते हैं फर्दर कुछ क्वेश्चन डिस्कशन। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है स्टेटमेंट में, इफ राजन हैज फिनिश्ड रीडिंग द इंस्ट्रक्शंस देन लेट हिम बिगिन द एक्टिविटीज अकॉर्डिंगली। स्टेटमेंट में कीवर्ड्स क्या है? रीडिंग द इंस्ट्रक्शन एंड बिगिन द एक्टिविटीज़। अगर आप एजम्पशन फर्स्ट की बात करोगे तो इसमें क्या कह रहा है? राजन वुड अंडरस्टैंड द इंस्ट्रक्शन। स्टेटमेंट में क्या कह रहा है कि राजन ने अगर इंस्ट्रक्शन रीडिंग कंप्लीट कर लिया है तो उसको एक्टिविटी को स्टार्ट करने दो। तो ये कब होगा? जब ऑब्वियस सी बात है राजन को इंस्ट्रक्शन समझ में आ रहा होगा, तो हमारा फर्स्ट एजम्पशन क्या होगा? करेक्ट है। अगर सेकंड एजम्पशन की बात करोगे तो इसमें क्या कह रहा है? राजन इज कैपेबल ऑफ। तो ऑब्वियस ही बात है एक्टिविटी वो स्टार्ट कब करेगा? जब वो उसको कैपेबल होगा करने के लिए। सो यहाँ से हमारा सेकंड एजम्पशन भी क्या है? ट्रू है। सो हमारा आंसर क्या होगा यहाँ से? ऑप्शन नंबर ई। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें एजम्पशन में क्या कह रहा है? प्रेजेंट डे एजुकेशन इज इन शैम्बल्स एंड द कंट्री इज गोइंग टू द डॉग्स। कंट्री इज गोइंग टू द डॉग्स का क्या मतलब है? कि कंट्री इज इन वेरी बैड कंडीशन, राइट। और उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? प्रेजेंट डे एजुकेशन। नाउ कम टू द एजम्पशन। फर्स्ट एजम्पशन में क्या कह रहा है बच्चों? कि गुड एजुकेशन सिस्टम इज एसेंशियल फॉर द वेल बीइंग ऑफ ए नेशन। ये स्टेटमेंट का जस्ट डिफरेंट फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन है। अगर देखोगे स्टेटमेंट में क्या कह रहा था? कंट्री बैड शेप में है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? एजुकेशन सिस्टम, प्रेजेंट डे एजुकेशन। तो गुड एजुकेशन सिस्टम होगा तो ऑब्वियस ही बात है वेल बीइंग ऑफ ए नेशन के लिए क्या है? फेवरेबल रहेगा। सो हमारा फर्स्ट एजम्पशन क्या है? करेक्ट है। सेकेंड में क्या है? अ गुड एजुकेशन अलोन, मैंने आपको क्वांटिफायर्स बताया था, ये रिस्ट्रिक्टिव कंडीशन है। सिर्फ गुड एजुकेशन से ही वेल बीइंग ऑफ नेशन हो जाएगा, ये गिवन नहीं है स्टेटमेंट में। सो यहाँ पे एजम्पशन 2 हमारा क्या है? रॉन्ग है। तो यहाँ से हमें आंसर कौन सा मिलेगा? ऑप्शन नंबर ए। ओनली एजम्पशन 1 इज इम्प्लिसिट। क्वेश्चन नंबर 3, स्टेटमेंट में क्या कह रहा है बच्चों? टू इन्वेस्टिगेट द मर्डर ऑफ ए लोन रेजिडेंट ऑफ ए फ्लैट द पुलिस इंटरोगेटेड द डोमेस्टिक सर्वेंट, द वॉचमैन ऑफ ए मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग्स एंड द लिफ्टमैन। स्टेटमेंट में कह रहा है कि एक लोन रेजिडेंट जिसका मर्डर हो गया उसके लिए पुलिस ने इंटरोगेट किया है डोमेस्टिक सर्वेंट से, वॉचमैन से और लिफ्टमैन ऑफ मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग। एजम्पशन में क्या कह रहा है? द डोमेस्टिक सर्वेंट, वॉचमैन एंड लिफ्टमैन कैन गिव ए क्लू अबाउट द सस्पेक्ट मर्डरर। ऑब्वियस सी बात है, ये अलोन है, रेजिडेंट अलोन है, तो उसके नियर अबाउट जो कॉन्टैक्ट में होगा फर्स्ट इन्फॉर्मेशन तो उसी से मिलेगी कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में है। तो एजम्पशन फर्स्ट हमारा क्या है? ट्रू है। सेकेंड में क्या कह है? जनरली इन सच केसेस द पर्सन्स नोन टू द रेजिडेंट आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व इन द मर्डर। अब मर्डर में कौन इन्वॉल्व है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, इसके बारे में स्टेटमेंट में कहीं कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसलिए क्या है? रॉन्ग है। ये आपको इसलिए फेवरेबल लग रहा होगा डोमेन नॉलेज में कि कभी कोई मर्डर आपने सुना होगा जिसमें कुछ रिलेटिव्स उसके इन्वॉल्व हो, इस बेसिस पे आपको ऐसा ये करेक्ट फील हो रहा होगा। बट स्टेटमेंट के बेसिस पे बच्चे यहाँ से हम ये कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर सकते, तो ये हमारा क्या? रॉन्ग है। तो यहाँ से हमें एजम्पशन कौन सा ट्रू मिलेगा? ओनली वन, दैट इम्प्लाई ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या कह रहा है स्टेटमेंट में? इन स्पाइट ऑफ पुअर सर्विसेज द कम्यूटेटर्स हैव नॉट कंप्लेंट अगेंस्ट इट। इन स्पाइट मतलब क्या होता है? के बावजूद। तो पुअर सर्विस के बाद भी कम्यूटेटर्स ने कंप्लेन नहीं करा है, ये हमारा स्टेटमेंट है। एजम्पशन में क्या है? जनरली पीपल डू नॉट टॉलरेट द पुअर सर्विसेज। ऑब्वियस ही बात है, ये सरप्राइजिंग है स्टेटमेंट में कि इन स्पाइट ऑफ द पुअर सर्विसेज पीपल आर नॉट कंप्लेनिंग। इसका क्या मतलब है? जनरली लोग पुअर सर्विस को टॉलरेट नहीं करते हैं, तो ये हमारा क्या है? करेक्ट है। अगर आप सेकंड एजम्पशन की बात करोगे तो यहाँ पे है कंप्लेंट समटाइम इम्प्रूव सर्विसेज। ये इम्प्रूवमेंट की बात स्टेटमेंट में नहीं है, सो हम इसको स्टेट अवे क्या कहेंगे? रॉन्ग है। यहाँ पे भी सेम चीज़ वही आ रही है। आप कॉमन नॉलेज, जैसे मान लो आप एयरटेल की सर्विस ले रहे हो, तो वहाँ पे आप एज्यूम करोगे ब्रॉडबैंड सर्विस है। लेट्स से सपोज आपका ब्रॉडबैंड नहीं चल रहा है, हो सकता है सर्विस आपका इंप्रूव हो जाए और वही चीज़ आपके माइंड में परसेप्शन रहेगा। सो यहाँ पे ये स्टेटमेंट को आपको इंडिपेंडेंटली सोचना है। सो आप एक ही एजम्पशन को आप यहाँ पे इम्प्लिसिट मानोगे और वो होगा कौन सा? एजम्पशन 1। सो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 5,
इसमें क्या कह रहा है, द इम्प्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ टीवी प्रोग्राम विल लीड टू इंक्रीज इन द सेल्स ऑफ टीवी। ओके, स्टेटमेंट में टीवी सेल्स को इंक्रीज करने के लिए क्या चाहिए, इम्प्रूवमेंट और टीवी प्रोग्राम, दैट्स इट। एजम्पशन में आ जाओ, टीवी इज ए गुड इंटरटेनमेंट मीडियम, ऑब्वियस सी बात है, प्रोग्राम और इंटरटेनमेंट यहाँ पे क्या है, डायरेक्टली लिंक्ड है। तो टीवी किस चीज़ के लिए यूज होगा, इंटरटेनमेंट के लिए। सो एजम्पशन 1 हमारा क्या है, करेक्ट है। समवेयर प्रोग्राम और इंटरटेनमेंट ये क्या है, लिंक्ड है। नाउ सेकंड में क्या कह रहा है, द क्वालिटी ऑफ टीवी प्रोग्राम हैज इम्प्रूव्ड रिसेंटली। रिसेंटली के बारे में यहाँ पे कुछ भी इंफॉर्मेशन गिवन स्टेटमेंट में नहीं है। सो यहाँ से आपका एक ही एजम्पशन करेक्ट हुआ, वो होगा एजम्पशन 1। सो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 6, स्टेटमेंट में क्या कह रहा है, इट इज़ फास्टर टू ट्रैवल बाय एयर टू दिल्ली फ्रॉम बैंगलोर। अगर दिल्ली से बैंगलोर ट्रैवल करना है तो एयर से ट्रैवल कीजिए, वो फास्टर होगा, राइट। एजम्पशन क्या है, बैंगलोर एंड दिल्ली आर कनेक्टेड बाय एयर। तो ऑब्वियस ही बात है, आप फास्टर ट्रेवल एयर से कैसे करोगे, जब एयर सर्विसेज होंगे दिल्ली बैंगलोर में। तो ये हमारा क्या एजम्पशन करेक्ट है। सेकंड में क्या कह रहा है, देयर आर नो अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। इसके बाद पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई भी उसके अलावा एयर कनेक्टिविटी के अलावा अवेलेबल नहीं है, ये स्टेटमेंट में गिवन नहीं है। सो एजम्पशन 2 हमारा क्या होगा, 100% रॉन्ग होगा। सो हमारा आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 7, द civic body put a huge notice board on the beach located at an isolated part of the city as many picnickers died while swimming in the sea during the past few months। ये स्टेटमेंट है। अब देखो, ये स्टेटमेंट क्यों गिवन है, पॉजिटिव इम्पैक्ट के लिए। जब कभी भी कुछ चीज़ें गिवन होता है या आपको बताया जाता है तो पॉजिटिव इम्पैक्ट के लिए। कभी आपको कोई आदमी ऐसा सजेस्ट नहीं करेगा जाओ कुएं में कूद जाओ, कोई ऐसा नहीं करेगा जाओ छत से कूद जाओ। सो ऑलवेज किसी भी स्टेटमेंट के लिए पॉजिटिव इंपैक्ट होना चाहिए, ये सुनो। अब यहाँ पे फर्स्ट वाले में देखोगे, एजम्पशन में क्या कह रहा है, पिकनिकर्स मे इग्नोर द नोटिस एंड कंटिन्यू वेंचरिंग इनटू द सी। ये निगेटिव एस्पेक्ट की बात कर रहा है स्टेटमेंट के, जस्ट रिवर्स है, निगेशन है। तो ये हमारा क्या है, रॉन्ग। सेकेंड में क्या कह रहा है, पिकनिकर्स मे रीड एंड बी केयरफुल वाई वेंचरिंग इनटू सी। ऑब्वियस सी बात है, ये स्टेटमेंट के पॉजिटिव एस्पेक्ट को बता रहा है। स्टेटमेंट क्यों, नोटिस क्यों लगाया गया है, इसलिए कि लोग देखे और थोड़ा सा कॉशियस हो जाए, केयरफुल हो जाए। सो हमारा एजम्पशन 2 क्या है, डायरेक्टली लिंक्ड है, ये पॉजिटिवली लिंक्ड है। सो हमारा एजम्पशन 2 क्या करेक्ट है। सो हमें आंसर क्या मिलेगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8, स्टेटमेंट में क्या कह रहा है बच्चों, द गवर्नमेंट हैज रिसेंटली एडवाइज्ड ऑल द पब्लिक सेक्टर बैंक टू रिड्यूस रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन होम लोन अप टू 25 lakhs। एजम्पशन फर्स्ट में क्या है, द पब्लिक बैंक may reduce the interest on all home loans up to 25 lakhs। okay, and second में क्या कह रहा है, people may take undue advantage of government decisions। देखो, ये undue advantage निगेटिव एस्पेक्ट है, सो ये हमें स्ट्रेट अवे रॉन्ग बोलना है। सही सुनो, ऑलवेज किसी स्टेटमेंट का पॉजिटिव लुक ही, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स पे ही ध्यान दो, निगेटिव एस्पेक्ट्स तो कभी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको लेट से गुड़गांव में मच्छर मारना है, बहुत सारे डेंगू फैले हुए हैं, मच्छर बहुत ज़्यादा हो गया, तो क्या हम मच्छर मारने के लिए मिसाइल चला देंगे गुड़गांव पे, मच्छर तो सारे मर जाएंगे। उसके साथ साथ वो नेगेटिवली एस्पेक्ट भी है, एक्सटर्नलिटीज़ भी एडेड है। सो हमें ऑलवेज पॉजिटिव एस्पेक्ट को देखना है। सो सेकंड को क्या करेंगे, रॉन्ग। नाउ कम टू द फर्स्ट पार्ट, गवर्नमेंट ने एडवाइस दिया है, ऑर्डर नहीं दिया है। सो पब्लिक सेक्टर बैंक आर नॉट फोर्स टू ओबे द रूल। सो ये क्या होगा, बैंक मे रिड्यूस द इंटरेस्ट रेट। तो ये क्या है, करेक्ट है। पब्लिक सेक्टर बैंक रिड्यूस कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है, और उसी को ये वेरीफाई कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, मे रिड्यूस द इंटरेस्ट रेट। सो हमारा फर्स्ट एजम्पशन क्या है, करेक्ट है। सो हमें आंसर क्या मिलेगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 9, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है स्टेटमेंट में, द लोकल हॉस्पिटल पुट अ नोटिस बोर्ड एट द मेन एंट्रेंस stating that the hospital will carry out free checkup for detecting cancers for the people staying entire locality। ओके, हॉस्पिटल ने कैंसर के लिए फ्री चेकअप का कैंपेन स्टार्ट करा है, राइट। एजम्पशन में क्या है, लार्ज नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन द लोकेलिटी मे अवेल द फ्री चेकअप ऑफर्ड बाय द हॉस्पिटल। करेक्ट बात है, फ्री है तो बहुत सारे लोग आ सकते हैं, तो ये हमारा क्या है, एजम्पशन करेक्ट है। सेकेंड एजम्पशन में क्या कर रहा है, हॉस्पिटल स्टाफ डिप्लॉयड
for the purpose may be able to cope up with the rush of the people for the checkup. ऑब्वियस सी बात है, अगर हॉस्पिटल ने ऐसा डिक्लेयर करा है तो उसने कहीं ना कहीं प्रिपरेशन करा होगा, तभी तो बोलेगा कि आइए फ्री चेकअप के लिए, वी आर रेडी फॉर दैट. सो हमारे यहाँ सेकेंड एजम्पशन भी क्या है, करेक्ट है. सो हमें आंसर क्या मिलेगा, ऑप्शन नंबर ई, बोथ 1 and 2 आर इम्प्लिसिट. क्वेश्चन नंबर 10, इसमें क्या कह रहा है, द यूनियन गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू विड्रॉ एग्जिस्टिंग टैक्स रिलीफ ऑन वेरियस स्मॉल स्कीम्स इन ए फेज्ड मैनर टू ऑगमेंट इट्स टैक्स कलेक्शन. राइट, गवर्नमेंट ने क्या करा है, बहुत सारे जो टैक्स इंस्ट्रूमेंट है, टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट है, जो उस पर टैक्स रिलीफ मिलता था उसको गवर्नमेंट क्या करेगी, विड्रॉ करेगी. क्यों, अपने टैक्स बेस को ऑगमेंट करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए. एजम्पशन में क्या कर रहा है, पीपल मे स्टिल कंटिन्यू टू कीप मनी इन स्मॉल सेविंग स्कीम एंड ऑल्सो पे टैक्सेस. ओके, द टोटल टैक्स कलेक्शन मे इंक्रीज सब्सटेंशियली. देखो, ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया और सारे के सारे लोग माइग्रेट हो जाएंगे. से सो नो. सो फर्स्ट एजम्पशन हमारा क्या है, करेक्ट है. गवर्नमेंट टैक्स रिलीफ को कम तो कर रही है, एकदम एबॉलिश तो नहीं कर रही है, विड्रॉ तो नहीं कर रही है. तो सडन में अचानक से सारे लोग उसको विड्रॉ कर जाए, ऐसा संभव नहीं है. सो एजम्पशन फर्स्ट हमारा क्या है, लॉजिकल है, करेक्ट है. और द टोटल टैक्स कलेक्शन में इंक्रीज सब्सटेंशियल, ऑब्वियस सी बात है, अगर गवर्नमेंट टैक्स रिलीफ रिड्यूस करेगी, विड्रॉ करेगी, तो टैक्स कलेक्शन क्या होगा हमारा, इंक्रीज करेगा. तो ये भी क्या है, करेक्ट है. सो यहाँ से आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ई, 1 and 2 आर इम्प्लिसिट. क्वेश्चन नंबर 11, इसमें क्या कह रहा है स्टेटमेंट पे, द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू लिवाई 2% टैक्स अमाउंट पेएबल फॉर फंडिंग ड्राउट रिलीफ प्रोग्राम्स. ओके, गवर्नमेंट ने 2% टैक्स लगा दिया, किसके लिए, ड्राउट रिलीफ प्रोग्राम्स के लिए. तो फर्स्ट एजम्पशन में क्या करा है, द गवर्नमेंट डज नॉट हैव सफिशिएंट मनी टू फंड द ड्राउट रिलीफ प्रोग्राम्स. ऑब्वियस सी बात है, अगर गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया ट्रांजैक्शन पे कि 2% आपको ड्राउट रिलीफ टैक्स देना होगा, तो वो क्यों लगाया होगा, जो फंड्स अवेलेबल है सूखे प्रोग्राम के लिए उसके लिए सफिशिएंट नहीं होगा, इसलिए गवर्नमेंट ने क्या करा है, उस पर लगने वाला टैक्स बढ़ा दिया है. सो यहाँ से फर्स्ट हमारा क्या है, करेक्ट है. सेकेंड में क्या कह रहा है, द अमाउंट कलेक्टेड बाई वे ऑफ सरचार्ज मे बी एडिक्वेट टू फंड दीज ड्राउट रिलीफ प्रोग्राम्स. अब देखो, गवर्नमेंट ने कुछ कैलकुलेशन के बाद ही 2% टैक्स इम्पोज करा है, राइट. तो ऑब्वियस ही बात है, विदाउट कैलकुलेशन तो होगा नहीं, कहीं ना कहीं जाके कुछ ना कुछ तो एक्सपेक्टेशन और कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन होगा कि अगर हम 2% लगाएंगे तो हमारा जो रिक्वायर्ड फंड है वो कंप्लीट हो जाएगा. से सो नो. तो सेकेंड भी यहाँ से क्या है, करेक्ट है. सो हमारा आंसर कौन सा होगा, 11 का ऑप्शन नंबर ई, बोथ 1 and 2 फॉलो. क्वेश्चन नंबर 12, इसमें क्या कह रहा है, ऑफ ऑल द रेडियो सेट मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया एक्स ब्रांड हैज़ द लार्जेस्ट सेल. ओके, इंडिया में जितने भी रेडियो सेट मैन्युफैक्चरर है उसमें से एक्स ब्रांड का लार्जेस्ट सेल है. सेल है, एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे सेल की बात कर रहा है. नाउ कम टू द एजम्पशन, कह रहा है क्या, द सेल ऑफ ऑल द रेडियो सेट मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया इज नोन. ऑब्वियस सी बात है, अगर आप लार्जेस्ट की बात करोगे तो ये सुपरलेटिव डिग्री में बात कर रहा है इंग्लिश में, दैट इम्प्लाई सबसे ज़्यादा. तो ऑब्वियस सी बात है, इंडिविजुअली आपके पास डेटा होगा तभी तो बोल पाओगे कि सबसे ज़्यादा है ये. तो फर्स्ट क्या है, करेक्ट है. जैसे अगर मैं बोलता हूँ ए बी सी है, ए सबसे ज़्यादा रिच है, तो ये हम कब बोलेंगे, जब ए और बी का भी कंपेयर हम कर पाए और ए और सी का भी कंपैरिजन कर पाए. सो ए करेक्ट है. ना कम टू द सेकेंड, द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नो अदर रेडियो सेट, ये यहाँ पे क्वांटिफायर्स है. नो अदर, कोई भी अदर मैन्युफैक्चर नहीं है जो इसके एक्स के इतना मैन्युफैक्चर करता है रेडियो सेट का, वो तो गिवन नहीं है. स्टेटमेंट में सेल्स की बात कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग की बात नहीं है. सो हमारा एजम्पशन 2 क्या है, रॉन्ग है. सो यहाँ से हमें एक ही आंसर मिलेगा और वो होगा कौन सा, ऑप्शन नंबर ए. क्वेश्चन नंबर 13, इसमें क्या कह रहा है, द बॉय इज टू ऑनेस्ट नॉट टू स्पीक द ट्रूथ. देखो इसका क्या मतलब होता है कि ही इज टू ऑनेस्ट. टू ऑनेस्ट निगेटिव सेंस में लेते हैं, जस्ट उसका निगेशन, रिवर्स, मतलब उल्टा. ही इज टू ऑनेस्ट नॉट टू स्पीक द ट्रूथ, मतलब क्या है कि इसका जस्ट रिवर्स, मतलब क्या है, बॉयज ऑलवेज क्या करेगा, ट्रूथ बोलेगा. से सो नो, दिस इज द मीनिंग ऑफ टू ऑनेस्ट, इसका जस्ट रिवर्स होता है. सो नाउ स्टेटमेंट क्या है, द बॉय इज टू ऑनेस्ट नॉट टू स्पीक द ट्रूथ, दैट इम्प्लाई बॉय ऑलवेज क्या करता है, ट्रूथ बोलता है.
अब हमारे पास एजम्पशन क्या है, वेरी ऑनेस्ट बॉयज ऑल्सो टेल्स लाइज, ये तो हमेशा ट्रूथ बोलता है, तो लाइज होने का कोई मतलब ही नहीं है। सो फर्स्ट एजम्पशन हमारा क्या है, रॉन्ग है। सेकेंड एजम्पशन क्या है, डिसऑनेस्ट बॉयज ऑल्सो स्पीक द ट्रूथ, डिसऑनेस्ट के बारे में स्टेटमेंट में कुछ गिवन ही नहीं है, सो ये हमारा क्या है, रॉन्ग। सो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, नाइदर वन और नॉट टू इज। क्वेश्चन नंबर 14, इसमें क्या कह रहा है, एज एडवाइज टू बी गो टू जम्मू वाया अमृतसर द शॉर्टेस्ट रूट। सिंपल सा है, एजम्पशन में क्या है, बी विशेस टू गो टू जम्मू, ऑब्वियस सी बात है, इसको एडवाइस कब करेगा, जब उसको जम्मू जाना है, तो यहाँ से वन क्या है, करेक्ट है। सेकंड में क्या कर रहा है, ए गिव्स एडवाइस टू एवरीबॉडी, याद करो क्वांटिफायर्स, ये एवरीबॉडी के लिए कुछ भी मेंशन नहीं है, इसने बी को एडवाइस करा, मैंडेटरी थोड़ा ना कि सभी को एडवाइस करता चले, तो ये हमारा क्या है, रॉन्ग। सो हमारा आंसर क्या आएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर ए, दैट इम्प्लाई ओनली वन इज इम्प्लिसिट। क्वेश्चन नंबर 15, इसमें क्या कह रहा है, एक्स एयर कंडीशनर द लार्जेस्ट सेलिंग नेम विथ लार्जेस्ट रेंज एंड एडवर्टीजमेंट। ओके, ये एडवर्टीजमेंट है। एजम्पशन में क्या है, एक्स एयर कंडीशनर इज द ओनली वन विथ वाइड वेरिएशन। स्टेटमेंट में कहीं भी बच्चे ये मेंशन नहीं है कि एक्स ओनली वन है, एक्स लार्जेस्ट सेलिंग है विथ लार्जेस्ट रेंज, लेकिन ये ओनली वन है ऐसा कहीं गिवन नहीं है। सो हमारा फर्स्ट क्या है, रॉन्ग है। सेकंड में क्या कह रहा है, देयर इज अ डिमांड फॉर एयर कंडीशनर इन द मार्केट, ऑब्वियस सी बात है, डिफरेंट डिफरेंट रेंज है एक्स के पास, तो डिफरेंट डिफरेंट डिमांड्स भी होंगे, तो क्या कह रहा है, देयर इज अ डिमांड फॉर एयर कंडीशनर इन द मार्केट। सो हमारा आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी, ओनली एजम्पशन 2 इज इम्प्लिसिट। क्वेश्चन नंबर 16, स्टेटमेंट में क्या कह रहा है बच्चों, द गवर्नमेंट इज मेकिंग एफर्ट्स टू बूस्ट टूरिज्म इन स्टेट एक्स। ओके, बूस्ट टूरिज्म स्टेट एक्स और गवर्नमेंट। एजम्पशन फर्स्ट में क्या है, टूरिज्म इन स्टेट एक्स ड्रॉप्ड फॉलोइंग पॉलिटिकल अनरेस्ट, यहाँ पे पॉलिटिकल अनरेस्ट मेंशन है, जो स्टेटमेंट में पॉलिटिकल अनरेस्ट टर्म था ही नहीं। सो हमारा एजम्पशन 1 क्या है, रॉन्ग है स्ट्रेट अवे। सेकेंड में क्या कह रहा है, सेकेंड एजम्पशन क्या है, स्पेशल डिस्काउंट इन द एयर फेयर हैव बीन अनाउंस्ड, एयर फेयर स्टेटमेंट में था क्या, नहीं, तो ये भी हमारा एजम्पशन क्या है, रॉन्ग है। सो हमारा आंसर क्या होगा बच्चे, ऑप्शन नंबर डी, नाइदर वन नॉट टू इज इम्प्लिसिट। क्वेश्चन नंबर 17, इस क्वेश्चन में स्टेटमेंट में क्या कह रहा है बच्चों, इट इज थ्रू पार्टिसिपेंट मैनेजमेंट पॉलिसी अलोन दैट इनडिसिप्लिन in our industry can be contained and a quality of life ensured to the workers। इसका क्या मतलब है कि पार्टिसिपेंट्स मैनेजमेंट पॉलिसी के थ्रू इनडिसिप्लिन को कर्ब किया जा सकता है, इम्प्रूव किया जा सकता है और क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंश्योर किया जा सकता है। व्हाट डज इट मीन कि अगर इनडिसिप्लिन है तो क्वालिटी ऑफ लाइफ वर्कर का क्या है, अच्छा नहीं है। नाउ कम टू द एजम्पशन पार्ट। फर्स्ट में क्या कर रहा है, क्वालिटी ऑफ लाइफ इन आवर इंडस्ट्री इज बेटर। अगर इंडस्ट्री में बेटर होता तो हम इनडिसिप्लिन और इम्प्रूवमेंट की बात ही नहीं करते, तो हमारा फर्स्ट क्या है, रॉन्ग है एजम्पशन। सेकेंड में क्या कह रहा है कि इनडिसिप्लिन रिजल्ट इन पुअर क्वालिटी ऑफ लाइफ, ये तो स्टेटमेंट का ही फोटोकॉपी है, सही सुनो। सो हमारा सेकेंड क्या है, ट्रू है। सो हम क्या बोलेंगे, हमारा आंसर क्या आएगा 17 का, ऑप्शन नंबर बी, दैट इम्प्लाई ओनली एजम्पशन 2 इज इम्प्लिसिट। क्वेश्चन नंबर 18, स्टेटमेंट में क्या कह रहा है बच्चों, अ गुड बुक इवन इफ कॉस्टली इज सोल्ड। ओके, नाउ कम टू द एजम्पशन, सम बुक्स आर बेटर देन अदर्स। सो ऑब्वियस ही बात है, गुड की बात कर रहा है, अ गुड बुक्स इवन इफ कॉस्टली इज सोल्ड, दैट इम्प्लाई गुड हम कॉम्परेटिव डिग्री में बोलते हैं गुड, बेटर और बेस्ट। तो यहाँ से हम ये तो बोल ही सकते हैं कि सम बुक्स आर बेटर देन अदर। सो हमारा फर्स्ट एजम्पशन क्या है, करेक्ट है। सेकंड में क्या कह रहा है, मोस्ट ऑफ द बुक्स आर कॉस्टली, मोस्ट ऑफ द बुक के कॉस्टली होने के बारे में हमारे पास स्टेटमेंट में कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। सो हमारा एजम्पशन सेकंड क्या है, रॉन्ग है। सो यहाँ से हमें आंसर क्या मिलेगा, 18 का ऑप्शन नंबर ए, दैट इम्प्लाई ओनली वन इज इम्प्लिसिट। क्वेश्चन नंबर 19, स्टेटमेंट में क्या कह रहा है बच्चों, यू मस्ट लर्न टू रेफर टू डिक्शनरी इफ यू वांट टू बिकम ए गुड राइटर।
अगर आपको अच्छा राइटर बनना है, गुड राइटर बनना है, तो आपको डिक्शनरी को रेफर करना चाहिए। ये स्टेटमेंट है, ए एडवाइसेस टू बी, ए ने बी को ये एडवाइस किया है। नाउ कम टू द एजम्पशन, ओनली राइटर्स रेफर टू द डिक्शनरी, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे सिर्फ राइटर्स ही डिक्शनरी को रेफर करते हैं, ऐसा स्टेटमेंट में बिल्कुल गिवन नहीं है। सो ये हमारे पास क्या है, रॉन्ग है। सेकेंड में क्या कह रहा है, ऑल राइटर्स गुड और बैड रेफर टू डिक्शनरीज, ऑल राइटर्स गुड और बैड रेफर्स टू डिक्शनरी, ऐसा भी स्टेटमेंट में कहीं नहीं कह रहा है। ये एडवाइस है कि इफ यू वांट टू बिकम ए गुड राइटर रेफर टू डिक्शनरी, बट ऑल राइटर्स डिक्शनरी को रेफर करते हैं, ये करेक्ट नहीं है। सो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, नाइदर 1 nor 2 फॉलोज। क्वेश्चन नंबर 20, स्टेटमेंट में क्या कह रहा है बच्चों, द नेक्स्ट मीटिंग ऑफ गवर्निंग बोर्ड ऑफ द इंस्टीट्यूट विल बी हेल्ड आफ्टर 1 ईयर। देखो इस स्टेटमेंट से क्वाइट ऑब्वियस है कि अगर हमने नेक्स्ट मीटिंग को 1 ईयर के बाद शेड्यूल करा है तो इंस्टीट्यूट तो फंक्शन होगा ही, फंक्शनल होगा ही। अगर फंक्शनल ही नहीं रहेगा तो बोर्ड मीटिंग बुलाने का कोई मतलब ही नहीं है। सो एजम्पशन फर्स्ट क्या है, करेक्ट है। सेकेंड में क्या कह रहा है, द गवर्निंग बोर्ड विल डिसॉल्व आफ्टर 1 ईयर, गवर्निंग बोर्ड के डिसॉल्व के बारे में, इस डिसॉल्वमेंट के बारे में स्टेटमेंट में कुछ भी गिवन नहीं है। सो हमारा सेकेंड क्या है, रॉन्ग है। सो हमारा आंसर क्या आएगा, ओनली एजम्पशन 1 इज इम्प्लिसिट। क्वेश्चन नंबर 21 से 5 में एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन में देख लो क्या गिवन है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस अ कंक्लूजन इज गिवन फॉलोड बाय 2 स्टेटमेंट लेवल 1 and 2, गिव योर आंसर एज। देखो यहाँ पे 21 से 25 में ये जो इनिशियल सेंटेंस गिवन है वो एज ए कंक्लूजन है, आपको उसके बेसिस पे एजम्पशन को फॉलो करना है। स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट के बेसिस पे ये कंक्लूजन आ सकता है। 21 में क्या कह रहा है, प्लांट्स कैन ऑल्सो बी सिक, इसके लिए क्या स्टेटमेंट हो सकता है। फर्स्ट में क्या कह रहा है, मैमल्स कैन बी इल, तो ये फर्स्ट तो कोरिलेशन में ही नहीं है, यहाँ पे प्लांट्स की बात कर रहा है और यहाँ पे मैमल्स है, तो ये क्या है, रॉन्ग है। सेकेंड स्टेटमेंट में क्या कह रहा है, इम्प्रॉपर न्यूट्रिशन विल क्रिएट एबरेशन इन प्लांट्स ग्रोथ। सो ऑब्वियस ही बात है, इस सेकंड स्टेटमेंट के बेसिस पे आप प्लांट्स के इल होने का कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हो। अगर न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं है तो ऑब्वियस ही बात है ग्रोथ इम्पैक्ट होगा, से सुनो। सो हमारा यहाँ पे आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, दैट इम्प्लाई स्टेटमेंट 2 अलोन इज नीडेड टू ड्रॉ द कंक्लूजन। क्वेश्चन नंबर 22, इसमें क्या कह रहा है, कंक्लूजन क्या है, समटाइम्स अ सिंगल ऑब्जर्वेशन मेक्स अस रिकॉल इनमेमोरेबल इवेंट्स विच हैव अकर्ड इन द पास्ट। एक सिंगल ऑब्जर्वेशन से आपको पास्ट की बहुत सारे इंसिडेंट्स रिकॉल हो जाती है, ये कंक्लूजन है। तो उसका स्टेटमेंट क्या हो सकता है जिसके बेसिस पे आप ये कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हो। फर्स्ट में क्या कह रहा है, मैन हैज़ ए गिफ्ट ऑफ मेमोरी, ओके। एंड सेकेंड में क्या कह रहा है, मैन इज बेसिकली ए ड्रीमर। देखो सेकेंड को देखोगे, सेकेंड में ड्रीमर है, ड्रीमर का पास्ट के मेमोरी से कोई रिलेशन नहीं है। ड्रीमर दैट इम्प्लाई फ्यूचर प्रोस्पेक्ट, फ्यूचर में किस चीज़ को इमेजिन करना, एंड यहाँ पे है पास्ट। सो स्टेटमेंट 2 तो कोरिलेटेड नहीं है। अगर फर्स्ट में देखोगे तो फर्स्ट में क्या कर रहा है, मैन हैज़ द गिफ्ट ऑफ मेमोरी। ऑफ कोर्स अगर गिफ्ट ऑफ मेमोरी होगा दैट इम्प्लाई समथिंग लाइक कि आप चीज़ों को याद रख सको, तभी आप इस स्टेटमेंट को कंक्लूजन के साथ कनेक्ट कर सकते हो। सो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। सो आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, इफ स्टेटमेंट 1 अलोन इज नीडेड टू ड्रॉ द कंक्लूजन। क्वेश्चन नंबर 23, इसमें कंक्लूजन क्या गिवन है, स्पाइसेस डिटेरिएट आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड बॉइलिंग। जो स्पाइस होता है उसको काफ़ी लंबे समय तक बॉयल करने के बाद क्या होता है, वो डिटेरिएट हो जाता है। इसके लिए क्या स्टेटमेंट हो सकता है जिसके बेसिस पे आप ये कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हो, द एसेंशियल ऑयल्स इन स्पाइसेस इजीली एवेपोरेट, ओके। एंड सेकेंड में क्या करा है, स्पाइसेस आर पुट इन पिकल्स टू ऐड द फ्लेवर। देखो सेकेंड स्टेटमेंट तो समथिंग उसके डिटेरिएशन से कोई लेना देना नहीं है। स्पाइसेस आर पुट इन पिकल्स टू ऐड फ्लेवर, पिकल्स में हम स्पाइस को ऐड करते हैं फ्लेवर लाने के लिए, फ्लेवर क्रिएट करने के लिए। ये डिटेरिएशन की बात तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। सो हमारा स्टेटमेंट 2 कंक्लूजन के लिए सफिशिएंट नहीं है। अगर हम फर्स्ट को देखें तो क्या कह रहा है, द एसेंशियल ऑयल इन स्पाइसेस इजीली एवोपरेट्स। काफ़ी लंबे समय तक बॉइलिंग होगा तो ऑब्वियस सी बात क्या है, एसेंशियल ऑयल्स क्या होंगे, इवेपोरेट्स हो जाएंगे। सो उससे हमारा क्या होगा, डिटेरिएशन बढ़ेगा।
सो स्टेटमेंट 1 इज अलोन नीडेड टू ड्रॉ द कंक्लूजन। सो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 24, इसमें कंक्लूजन में क्या कह रहा है? शेविंग इज स्मूदर इफ सम सोप इज अप्लाइड विथ वार्म वाटर। ये हमारा कंक्लूजन है कि शेविंग स्मूथ होगा कब? अगर हम वार्म वाटर अप्लाई करें, राइट। इस कंक्लूजन को ड्रॉ करने के लिए स्टेटमेंट 1 में क्या गिवन है? ब्रशिंग द सोप टू मेक द लेदर इंक्रीजेज द टाइम इट टेक्स टू सेव। ओके, ऑब्वियस सी बात है, अगर सोप को वार्म वाटर के साथ अप्लाई करोगे तो यहाँ से टाइम क्या लगेगा? इंक्रीज होगा, और उसके बाद क्या होगा? सेविंग स्मूदर होगा। स्टेटमेंट 1 को अगर कंक्लूजन के साथ कनेक्ट करोगे तो ये कनेक्टेड है। अगर सोप लगाएंगे और ब्रश करेंगे तो ऑब्वियसली बात है टाइम इंक्रीज होगा एंड सेविंग विल बी स्मूदर। सो कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट स्टेटमेंट। नाउ कम टू द सेकंड स्टेटमेंट। इसमें क्या कह रहा है? द फेस ऑल्सो गेट्स अ वॉश एज इट इज शेव्ड। अब फेस वॉश हो रहा है या नहीं हो रहा है ये स्टेटमेंट में गिवन नहीं है। से सुनो, माइट भी वॉश नहीं हो, इसके जगह पे सॉफ्ट टिश्यूज़ का यूज़ कर लिया हो। सो ये यहाँ से आप ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, या रादर कह लीजिए इनडायरेक्टली सेकेंड स्टेटमेंट से कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर सकते हम। सो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। दैट इम्प्लाई स्टेटमेंट अलोन इज नीडेड टू ड्रॉ द कंक्लूजन। क्वेश्चन नंबर 25, इसमें कंक्लूजन क्या गिवन है? ही लुक्स डेंजरस। फर्स्ट में क्या है? ही हैज़ ए लीन एंड हंग्री लुक, और सेकेंड स्टेटमेंट में क्या है? ही थिंक्स टू मच। ही थिंक्स टू मच आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। अगर कोई बहुत सोचता है उससे वो डेंजरस लुक में नहीं आएगा। नाउ कम टू द फर्स्ट, इसमें क्या कर रहा है? ही हैज़ ए लीन एंड हंग्री लुक, इसका मतलब ही होता है डेंजरस। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर हमारे लिए फर्स्ट स्टेटमेंट ही रिक्वायर्ड है कंक्लूजन को ड्रॉ करने के लिए। सो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 26 से 30 में इंस्ट्रक्शन क्या गिवन है कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन सर्टेन स्टेटमेंट्स आर गिवन आर फॉलोड बाय कंक्लूजन बेस्ड अपॉन देम, चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट अप्लाइज टू द गिवन स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन। 26 में स्टेटमेंट्स क्या कह रहा है? फर्स्ट में 26 में फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या कह रहा है? द नो कॉन्फिडेंस मोशन इज ऑफन अलाउड टू बी डिबेटेड अपॉन। दैट इम्प्लाई नो कॉन्फिडेंस मोशन को ऑफन मतलब बार बार अलाउ करा जाता है डिबेट करने के लिए। सेकेंड स्टेटमेंट में क्या कह रहा है? देयर वॉज ए नो कॉन्फिडेंस मोशन लास्ट वीक। अब देखो लॉजिकली अगर आपको फर्स्ट इंस्टेंस में देखो तो कंक्लूजन है इट वॉज डिबेटेड अपॉन बाय द पार्टीज कंसर्न्ड, ये आपको ट्रू लगेगा, लेकिन इसके बारे में आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कांट से। स्टेटमेंट फर्स्ट में क्या कह रहा था कि नो कॉन्फिडेंस मोशन इज ऑफन अलाउड टू बी डिबेटेड अपॉन। ऑफन अलाउड का क्या मतलब है? कि रेगुलर इंटरवल पे अलाउ किया जाता है, हमेशा ही डिबेटेड अपॉन होगा, हमेशा ही अलाउ किया जाएगा, वो स्टेटमेंट 1 से हमें क्लियर नहीं है। और लास्ट वीक में ये नो कॉन्फिडेंस मोशन आया था। सो लास्ट वीक वाला जो नो कॉन्फिडेंस है वो डिबेट हुआ ही होगा, ये हम नहीं बोल सकते, या हमारे पास इन्फॉर्मेशन ही नहीं है कि हुआ है लास्ट वीक या नहीं हुआ है, सिंस ऑफन गिवन है। अगर ऑलवेज रहता तो हम यहाँ से बोलते डेफिनेटली ट्रू है, बट यहाँ पे ऑफन है, दैट इम्प्लाई वो हो सकता है बार बार हो, लेकिन लास्ट टाइम वाला डिबेट हुआ है ये हम 100% नहीं कह सकते। सो हमारा आंसर क्या आएगा? कांट से, ऑप्शन नंबर डी। नंबर 27, इसमें क्या कह रहा है स्टेटमेंट में? डॉग्स डू नॉट बार्क ऑन द अराइवल ऑफ फ्रेंड्स ऑफ द फैमिली। अगर फैमिली फ्रेंड्स आ रहे हैं तो डॉग बार्क नहीं करेगा। सेकेंड स्टेटमेंट में क्या कह रहा है? व्हेन एक्स इंटर्ड वाइज हाउस वाइज डॉग स्टार्ट बार्किंग। डॉग बार्क नहीं कब करेगा? नॉट बार्क कब करेगा? जब फ्रेंड्स फैमिली हो। से सुनो, जब फ्रेंड्स फैमिली होगा तो डॉग बार्क नहीं करेगा, लेकिन बाकी सारे केसेस में वो डॉग बार्क करेगा। सेकेंड स्टेटमेंट में क्या कह रहा था? व्हेन एक्स इंटर्ड वाइज हाउस वाइज डॉग स्टार्ट बार्किंग। इसका क्या मतलब है? फ्रेंड्स फैमिली तो नहीं है तो बाकी सारे केसेस में डॉग क्या करेगा? बार्क करेगा। ये मैंडेटरी थोड़ा ही ना है कि एक्स वाई का एनिमी ही हो सकता है एक्स वाई का सर्वेंट हो सकता है एक्स वाई का बॉस हो। हम ये बोल सकते हैं कि वो फ्रेंड्स नहीं है, फ्रेंड्स फैमिली नहीं है, बट फ्रेंड्स फैमिली के अलावा तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी ओपन है। सो हम 27 का आंसर क्या बोलेंगे? ऑप्शन नंबर डी, कांट से। क्वेश्चन नंबर 28, इसमें क्या कह रहा है स्टेटमेंट में? ड्रग्स ऑब्टेन फ्रॉम द हर्ब्स आर वेरी यूजफुल इन क्योरिंग डिजीजेज।
और सेकेंड स्टेटमेंट में क्या कर रहा है, सम हर्ब्स आर यूज्ड बाय ब्यूटिशियंस एज वेल। तो हमारा कंक्लूजन क्या है, पेशेंट हु टेक्स हर्बल ड्रग्स बिकम ब्यूटीफुल। अगर आप कंक्लूजन को देखोगे तो वो किसी भी स्टेटमेंट से डायरेक्टली लिंक नहीं है। फर्स्ट में क्या कर रहा था, जो ड्रग हर्ब्स से बनते हैं वो बहुत ही यूजफुल होते हैं डिजीज़ के ट्रीटमेंट के लिए। सेकेंड में क्या कर रहा है, सम कुछ हर्ब्स ब्यूटिशियन यूज़ करते हैं। अब पेशेंट जिसने हर्ब्स लिया है वो उससे ब्यूटीफुल हो जाएगा, ये मैंडेटरी नहीं है। ये ब्यूटिशियन ने कौन सा हर्ब लिया, कौन सा यूज़ किया, और ड्रग्स में कौन सा हर्ब्स यूज़ हो रहा है वो भी हमें नहीं पता। तो हमें स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 में यही नहीं पता कि कौन सा हर्ब्स यूज्ड हुआ है। सो उसके बेसिस पे पेशेंट ब्यूटीफुल हो ही जाएगा, ये तो हम कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर सकते। सो हमारा आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी, डज नॉट फॉलो फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 29, इसमें स्टेटमेंट में क्या कह रहा है कि ओनली दोज यंग मैन स्मोक हु डू नॉट गो टू कॉलेज। इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लो, ओनली दोज यंग मैन स्मोक और उसके बाद क्या है, हु डू नॉट गो टू कॉलेज। सेकेंड स्टेटमेंट में क्या है, ओनली दोज यंग मैन गो टू कॉलेज, ओके, और नेक्स्ट पार्ट में क्या है, हु आर नॉट स्मार्ट। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा, अगर सेकेंड स्टेटमेंट से देखोगे कॉलेज कौन जाएगा, जो स्मार्ट नहीं है, जो स्मार्ट नहीं है, नॉट स्मार्ट, वो कॉलेज जाएगा। सो जो यंग मैन स्मार्ट है वो कॉलेज नहीं जाएगा। आई थिंक ये क्लियर है। ओनली दोज यंग मैन गो टू कॉलेज हु आर नॉट स्मार्ट, तो नॉट स्मार्ट वाले कॉलेज जा रहे हैं। सो जो स्मार्ट है वो कॉलेज नहीं जाएगा। नाउ कम टू द स्टेटमेंट 1, ओनली दोज यंग मैन स्मोक हु डू नॉट गो टू कॉलेज। तो स्मोक कौन करेगा, जो कॉलेज नहीं जा रहा है। कॉलेज कौन नहीं जा रहा है, स्मार्ट लोग कॉलेज नहीं जा रहे हैं। सो ऑब्वियस ही बात है, स्मार्ट लोग क्या करेंगे, स्मोक करेंगे। ये क्लियर है। सो जो कंक्लूजन गिवन है हमारा कि स्मार्ट यंग मैन डू नॉट स्मोक, ये क्या होगा, रॉन्ग या फॉल्स। यहाँ से इन दोनों स्टेटमेंट को मर्ज करने के बाद आंसर क्या आएगा कि स्मार्ट लोग स्मोक करते हैं, लेकिन कंक्लूजन में क्या है, स्मार्ट मैन डू नॉट स्मोक। तो ये क्या होगा हमारा आंसर, डेफिनेटली फॉल्स, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 30, इसमें स्टेटमेंट में क्या कह रहा है, फ्रीडम फाइटर्स गेट ताम्रपत्र एंड कृष्णा वॉज ए फ्रीडम फाइटर, सो ही गॉट ताम्रपत्र। देखो, फ्रीडम फाइटर्स को ताम्रपत्र मिलता था, इसका क्या मतलब है, जितने भी फ्रीडम फाइटर्स हैं उनको ताम्रपत्र मिलेगा। स्टेटमेंट 1 से यही इन्फॉर्मेशन आ रहा है। और कृष्णा क्या है, एक फ्रीडम फाइटर है। सो ऑब्वियस ही बात है, कृष्णा को क्या मिला होगा, ताम्रपत्र मिला होगा। सो 30 का आंसर क्या होगा, वैलिड। कंक्लूजन क्या है हमारा, ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 31, इसमें क्या कर रहा है, द नेशनल नॉर्म इज 100 बेड्स पर 1000। स्टेटमेंट कर रहा है नेशनल 100 है, 100 बेड्स पर 1000, बट इन दिस स्टेट 150 बेड्स पर 1000 आर अवेलेबल इन द हॉस्पिटल। ओके, बेटर कंडीशन है। नाउ कंक्लूजन 1 में क्या है, आर नेशनल नॉर्म इज अप्रोप्रिएट। अब हमारा नेशनल नॉर्म 100 बेड्स का अप्रोप्रिएट है या नहीं है, ये इन्फॉर्मेशन में गिवन नहीं है। सो कंक्लूजन ये हम ला सकते ही नहीं है। सो हमारा फर्स्ट क्या है, रॉन्ग है। दूसरा क्या है, द स्टेट्स हेल्थ सिस्टम इज टेकिंग एडिक्वेट केयर इन दिस रिगार्ड। ऑब्वियस सी बात है, नेशनल नॉर्म कितना था, 100, स्टेट में बेड्स कितने हैं, 150। सो जो नेशनल नॉर्म है उससे कहीं ज़्यादा उसने अरेंजमेंट कर रहा है। सो स्टेट्स हेल्थ सिस्टम क्या कर रहा है, एडिक्वेट मेजर ले रहा है। से सो नो। सो हमारा ये आंसर क्या है, कंक्लूजन 2 क्या है, करेक्ट है। सो आंसर क्या आएगा बच्चे, ऑप्शन नंबर बी, ओनली 2 फॉलोज। क्वेश्चन नंबर 32, पीपल हु स्पीक टू मच अगेंस्ट डॉरी आर दोज हु हैड टेकन इट देमसेल्व्स। ओके, डॉरी के खिलाफ कौन लोग बोल रहे हैं, टू मच अगेंस्ट मतलब बार बार बोलना डॉरी के खिलाफ, कौन लोग हैं, जिन्होंने डॉरी ऑलरेडी लिया हुआ है। कंक्लूजन क्या है, इट इज ईजियर सेड देन डन। ऑब्वियस सी बात है, बोलने के लिए आप बोल रहे हो कि गुड थिंग नहीं है, लेकिन आप डॉरी ले रहे हो। सो इससे तो यही कंक्लूजन है, इट इज ईजियर सेड देन डन। ये हमारा क्या है, करेक्ट है। सेकेंड में क्या कह रहा है, पीपल हैव डबल स्टैंडर्ड। डबल स्टैंडर्ड का मीनिंग क्या है कि आप बोलते कुछ और हो और करते कुछ और हो। यू हैव ओपिनियन फॉर समथिंग एंड यू हैव अदर परसेप्शन फॉर डूइंग समथिंग। सो आपके क्या है, डबल स्टैंडर्ड है। सो यहाँ से सेकेंड कंक्लूजन भी क्या है, ट्रू है। सो हमारा आंसर क्या आएगा, बोथ 1 and 2 फॉलोज, ऑप्शन नंबर ई।
क्वेश्चन नंबर 33, इसमें क्या करा है, मनी हैज़ ए वाइटल रोल इन पॉलिटिक्स। ओके, मनी हैज़ ए वाइटल रोल इन पॉलिटिक्स। कंक्लूजन वन में क्या है, द पुअर कैन नेवर बिकम पॉलिटिशियन। यहां पे मैंने क्वांटिफायर्स बताया था, कैन नेवर, ये रिस्ट्रिक्टिव कंडीशन है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता, स्टेटमेंट में गिवन ही नहीं है, तो ये क्या है, रॉन्ग। नाउ कम टू द कंक्लूजन, ऑल द रिच मैन कैन टेक पार्ट इन पॉलिटिक्स। यहां पे भी ये रिस्ट्रिक्टिव कंडीशन है, ऑल द रिच मैन, इसके बारे में भी स्टेटमेंट में गिवन नहीं है, सो ये भी क्या है, रॉन्ग। सो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, नाइदर वन नॉट टू फॉलोज। स्टेटमेंट में क्या कह रहा है, द गवर्नमेंट रन कंपनी हैड आस्क्ड एम्प्लॉय टू डिक्लेयर देयर इनकम एंड एसेट्स बट इट हैज़ बीन स्ट्रांगली रेसिस्टेड बाय एम्प्लॉय यूनियन एंड नो एम्प्लॉय इज गोइंग टू डिक्लेयर हिज इनकम। ओके, गवर्नमेंट ने क्या करा है कि अपने एम्प्लॉय को इनकम और असेट्स के बारे में डिक्लेरेशन देना है, बट एम्प्लॉय यूनियन ने इसका क्या किया है, कड़ा विरोध किया है। नाउ कम टू द कंक्लूजन, the employee of this company do not seem to have any additional undisclosed income besides their salary। undisclosed income के बारे में कुछ भी गिवन नहीं है, कंपनी ने डिस्क्लोज करने को बोला कि आप अपना डिक्लेयर कीजिए, अनडिस्क्लोज्ड है या नहीं है उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, सो हमारा फर्स्ट कंक्लूजन क्या है, रॉन्ग है। सेकेंड कंक्लूजन में क्या है, द एम्प्लॉय यूनियन वांट्स ऑल सीनियर ऑफिसर्स टू डिक्लेयर देयर इनकम फर्स्ट। एम्प्लॉय यूनियन क्या चाहता है उसके बारे में कुछ भी गिवन नहीं है, फर्स्ट सीनियर करे या जूनियर करे इसके बारे में इंफॉर्मेशन ही नहीं है, सो हम इसको भी क्या मानेंगे, रॉन्ग। सो हमारा आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी, नाइदर वन नॉट टू फॉलोज। सो दिस इज द सेकेंड वीडियो ऑन स्टेटमेंट, एजम्पशन एंड कंक्लूजन। इफ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज लाइक द चैनल, subscribe to the channel and share with your friends and family. Thanks for watching the video once again.